ना 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 बहुत। तो आपके अपने बयानों में कुछ पछतावा नहीं है? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने वो बयान दिया और पूरी दुनिया ने उसको देखा। यही मेरा मकसद था। दारुल देवबंद के मुतमीम हो चाहे जितने भी वहाँ के, वो यही दाढ़ी रगड़ी मेरे सामने, और मैंने उनको कहा कि जब तक तुम इसका खंडन नहीं करोगे तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगा। और उन्होंने खंडन किया था। अरशद मदनी, महमूद मदनी और गोरा जैसे बयान कर रहे हैं कि जिन्हें रहना हो रहो और जिन्हें नहीं हमारे से दिक्कत है वो यहाँ से हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान खुद चले जाओ। वो हमें ललकार रहे, जिहाद 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 कर रहे, रोज बार बार कह रहे कि हम अपने सरिया कानून को उसको बदल नहीं सकते। वो कर रहे, उनकी तो हीक तो उधर वंदे मातरम नहीं करेंगे। वो ऐसा थोड़ा ही है। देश तो संविधान से चलेगा, देश यहाँ के कानून से चलेगा। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए मुद्दे पर और एक नए टॉपिक पर, और आपके अपने पसंदीदा पेज केकेजी न्यूज के डिजिटल पेज पर। और आज विशेष अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि हाल ही में 4 दिन पूर्व हमारे ही चैनल पर प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कुछ ऐसे विवादित बयान दिए जिसको लेकर पूरे प्रदेश नहीं देश विदेशों तक उनकी वीडियो वायरल हो रही है और तमाम लोगों की आपत्ति आ रही है। उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज फिर दोबारा से मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का भी पुरुषोत्तम जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। चौधरी साहब, सीधा सीधा जवाब सवाल है आपसे, आप ऐसे विवादित बयान देते ही क्यों हैं? फिर आपको पछताना पड़ता है और जनता की तीखी प्रतिक्रिया आती है। देखिए पुरुषोत्तम जी, आपने तो उल्टा सवाल कर दिया। आपके चैनल पे मैंने बात कही जी, तो पछताने की बात कहाँ आई? मैंने तो पछताने की बात नहीं करी कभी। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पछतावा भी महसूस कर रहे हैं। ना 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 बहुत। तो आपके अपने बयानों में कुछ पछतावा नहीं है? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने वो बयान दिया और पूरी दुनिया ने उसको देखा। यही मेरा मकसद था। वो मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं आपके चैनल का आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए, टीआरपी के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ऐसे बयान देते हैं, करते कुछ नहीं है। गलत। वंदे मातरम का सबसे पहले विरोध मैंने किया जब फतवा देवबंद में जारी हुआ। जी, देवबंद के मुस्लिम के 15 साल पहली बात है, जब से भाजपा की सरकार नहीं आई थी। 4 जिलों का मैंने दौरा किया, यात्रा निकाल ली, और दारुल देवबंद के मुतमीम हो चाहे जितने भी वहाँ के, वो यही दाढ़ी रगड़ी मेरे सामने, और मैंने उनको कहा कि जब तक तुम इसका खंडन नहीं करोगे तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगा। और उन्होंने खंडन किया था। के बाद वंदे मातरम को कहे ना कहे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैंने कहलवाया था। तो आज विवाद उठा रहे, तो बहुत पहले मैंने कर दिया था। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में रह के भी उसको दोबारा जिंदा कर रहे। तो पहले, बहुत पहले पुराना होगा मुद्दा। अब तो मुद्दा नया है जो मैंने शुरू किया आपके चैनल से। और जो लोग मुझे कह रहे कि सस्ती लोकप्रियता, एक बात मुझे बताइए, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का अन्याय और जुल्म का शासन चल रहा था, लोग बाग ये करके बैठ गए थे कि अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगे। जो हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, लड़के, नौजवान लड़के देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तो यहाँ की जनता उनको नकार रही थी, आतंकवादी कह रहे थे उनको। लेकिन जनता को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका या नहीं फेंका? उन्होंने मारने के लिए बम नहीं फेंका था, असेंबली में जनता को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए बम फेंक दिया था। और बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हुए थे वहीं के वहीं, और फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनके फांसी के फंदे पर चढ़ने के बाद जब देश जागा और देश को आजादी मिली, ये बात है, वही काम मेरा था। तो क्या देश आज भी गुलाम है आपकी नजरों में? अरे भाई कमाल हो गए। जब देश के कानून को कोई नहीं मानता, देश के संविधान को कोई नहीं मानता, मैं पहले उसका जवाब दे दूं आपका बात का। जी, ये देवबंद दारुल भी असेंबली है। पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से बम तैयार होते हैं और बम तैयार करके मानवता के दुश्मन आतंकवादी तैयार करके यहाँ से भेजने का काम करते हैं। वही बम भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के तरह से वही बम मैंने फेंकने का काम किया और पूरी दुनिया को जगाने का काम किया, पूरे देश को जगाने का काम किया। मैं तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरा बम पूरा काम करके गया है। लेकिन योगी जी भी 2 दिन पहले साफ तौर से ऐलान करके गए हैं, अब एटीएस सेंटर की भी स्थापना हो गई है। अरे भाई, एटीएस
की स्थापना तो कई साल पहले होगी जी। वो तो संस्था हमारे देश में पहले ही थी, आतंकवादियों को खोजबीन करके गिरफ्तार करना। यहाँ सेंटर का कोई लाभ आज तक नहीं हुआ। अगर वो लाभ होता तो यहाँ अरशद मदनी, महमूद मदनी और गोरा जैसे बयान कर रहे हैं कि जिन्हें रहना हो रहो और जिन्हें नहीं हमारे से दिक्कत है वो यहाँ से हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान खुद चले जाओ। वो हमें ललकार रहे, जिहाद 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 कर रहे, रोज बार बार कह रहे कि हम अपने शरिया कानून को उसको बदल नहीं सकते, वो कर रहे। तो कहाँ योगी जी और कहाँ सेंटर, कौन कर रहा है इस पे? तो ये हमने बम फेंकने का काम किया। अब हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जो हमारे पथिक जनशक्ति पार्टी ने जो नियम बनाया है देश को आजादी दिलाने का, आज हम गुलाम हैं। और गुलाम की बताऊं मैं परिभाषा आपको, गुलाम की परिभाषा ये है कि 80 साल हो गए देश को आजादी की, और 80 साल के बाद जिन भूमिहीन, जो दलित हैं, शोषित है, वंचित है, आज भी उनको लाभ नहीं मिल रहा। हमारे देश को कुल 10-20 आदमी चलाने का काम कर रहे हैं, उनके पास न जमीन है, ना रहने का घर है, ना कोई व्यवस्था है, ना पढ़ने की सुविधा है। आज वो गुलाम नहीं है। क्यों नहीं व्यवस्था उनकी कराई जा रही? योगी जी ने क्यों नहीं उसकी बात करी? उन्होंने शिक्षा पे बात करी हो, स्वास्थ्य पे बात करी हो, रोजगार पे बात करी हो, किसानों पे बात करी हो, व्यापारी पे बात करी हो, करी बात। एक वंदे मातरम की, वंदे मातरम तो पुराना मुद्दा हो गया, उनकी तो हीक तो उधर, वंदे मातरम नहीं करेंगे वो। ऐसा थोड़ा ही है। देश तो संविधान से चलेगा, देश यहाँ के कानून से चलेगा। उन्हें रोजगार पे इन पे बात करनी चाहिए थी, उन्हें बात करनी चाहिए थी। जो मुद्दा है देवबंद का, देवबंद यानी कि देवबंद, सबको उम्मीद थी कि देवव्रत नाम वहां रखा जाएगा, उस पर उन्होंने बात नहीं की। सबको पता था कि पूर्व सपा सरकार के द्वारा AK-47 SP देहात के गनर की छीनी गई, SDM कोर्ट को उठाया और डाक बंगले में आग लगाने का काम किया। कहां है? उस पर विचार नहीं। बहन मायावती ने मान्य काशीराम मेडिकल कॉलेज दिया, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन का नाम सपा सरकार ने बदल दिया। उस पर क्यों नहीं बात करी? उसको क्यों नहीं बदला? आपके सांसद राघव लखनपाल के नेतृत्व में सड़क दूधली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यात्रा निकालने का काम किया और वहां पत्थर बजा के उन्हीं को जेल में बंद किया गया। क्यों नहीं वहां यात्रा निकल रही? हमारे महापुरुषों की यात्रा पाकिस्तान निकलेगी? क्यों नहीं जिक्र किया? कितने रोजगार दे दिए यहाँ सहारनपुर में? एक भी शब्द नहीं किया, एक भी। ये सब भाजपा सरकार का, चाहे योगी हो, चाहे मोदी जी हो, और चाहे मदनी हो, अरशद मदनी हो, ओवैसी हो, सबका एक गठजोड़ है। सब बैठ कर बात करते हैं, तुम मुसलमानों को भड़काओ, तुम हिंदू को भड़काओ, हमारी सत्ता हो जाएगी। काम करना नहीं है। 350 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है 2100 करोड़ रुपए की लागत से। क्या वो योजनाएं आप बिल्कुल निष्क्रिय मानते हैं? कौन कौन? क्या उनसे जमीनी लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी? आपका क्या कहना है? तमाम सड़कों का जाल बिछाया भाजपा सरकार का कहना है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, सहारनपुर से दिल्ली देहरादून हाईवे की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे जनपद सहारनपुर के अंदर हमारे जो है। बहुत अच्छी बात कही आप जी। ये परियोजना दी है, उनसे रोजगार मिलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। बच्चे तो रोजगार के लिए यहाँ जा रहे, इसमें उत्तराखंड में हमारे सारे सहारनपुर के वहां जा रहे बच्चे, वो रोजगार की बात नहीं है। किसान, स्वास्थ्य, आज हमारी शिक्षा पर पाबंदी लगा दी, सारे स्कूल बंद कर दिए। स्वास्थ्य पे आज देखो, मैं सच्ची बात बोलने वाला आदमी हूँ। जब से कोरोना आया और वैक्सीन लगी, आज जनता अंदर खाने कर रही है कि हमारा वैक्सीन लगने के बाद में हार्ट अटैक और हार्ट फेल और ऐसी बीमारी नपुंसकता आ गई लोगों में। इतना उन्होंने बुरा हाल कर दिया उस दवाई से। मतलब स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है, शिक्षा पर ध्यान नहीं है, रोजगार पर ध्यान नहीं है, किसान व्यापारी पर ध्यान नहीं है। परियोजना दी है, सड़कें का जाल बिछा दिया, ये सबसे बड़ी मुसीबत का काम कर दिया उन्होंने। अगर सड़कों का जाल बिछा दिया, जिन लोगों की, किसानों की जमीन सड़कों में ले ली, मुआवजा तो मिला है, मुआवजा ले लिया,
मुआवजा लेने के बाद में जो उनको मुआवजा मिला वो पैसे को थोड़े दिन में वीरान होगा और फिर वो सड़कों पर भूखमरी के कगार पर आओगे। सड़कों का जाल बिछाया, मुआवजा दे दिया, और फिर टोल टैक्स। देखो कमाल की बात है पुरुषोत्तम जी, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर रोड टैक्स नहीं लग रहा? सुई से लगा के हर चीज पर रोड टैक्स है, खाने पर भी है, और फिर टोल टैक्स है। डबल टैक्स, जेब से सारा का सारा पैसा लोगों से छीन लिया। जिसकी जमीन चली गई, जिसका पूरी प्रॉपर्टी चली गई सड़कों में, और उसको पैसे को लेकर कहां जाओ? सड़क पर जाकर व्यापार करे, इतना पैसा उसके पास है नहीं। कुछ दिन के बाद उसके बच्चे भी सड़क पे हैं, भुखमरी के कगार पे हैं। इस सरकार ने एक तक पैसा छीनने का काम कर दिया। मैं, हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी इसका तोड़ लेकर आई है, इस चीज का। चाहे सड़क हो, मॉल हो, कोई वहां व्यापारी अच्छा व्यापार कंपनी लगावे, जिसकी जमीन जाएगी वो मुआवजा भी लेगा। कम से कम 5% की हिस्सेदारी होनी चाहिए हर किसान की, ताकि उसके बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए सुबह ही उसके खाते में उसके पैसे आ जाए, उसको उससे गम ना रहे कि मेरे बच्चों की शिक्षा कहाँ से होगी, कपड़े कहाँ से होंगे, बीमारी कहाँ से होगी। ये हमारी पार्टी करेगी। जितने भी संसाधन हैं, और ये सरकार क्या कर रही है, पूरे हिंदुस्तान की कुछ 10-20 आदमियों के हाथ में पूरी लगाम देने का काम कर रहे हैं, और लोग भूखमरी के कगार पे चले गए। हम इसका तोड़ कर रहे हैं। तो आपके जो सड़कों में जमीन जा रही है, मुआवजा लेके जा रही है, उसमें 5% का हिस्सेदारी किसान की होगी। टोल टैक्स लो, रोड टैक्स लो, उसमें से जितना भी हिस्सेदारी जाएगी वो किसान की जेब में जानी चाहिए, ताकि उसको उसका मुआवजा मिलता रहे आगे तक उसकी पीढ़ी के लिए। कोई मॉल बनावे, कमाल की बात देखो, सड़कों का जाल बिछा दिया, और सड़कों पे जमीनें जो है वो ऊंचे भाव में किसान से खरीद ली, किसान ने बेच दी लालच में आकर, और बेचने के बाद में वो कहाँ फिरेगा? थोड़े दिन वो पैसा खत्म, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वहां नौकरी करेंगे बच्चे, सड़क पर सफाई करने का काम करेंगे। तो इसलिए जिस भी किसान की जमीन जाए उसमें हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए, 5% की हिस्सेदारी ऑटोमेटिक, और उस पर जाना चाहिए। ये हमारी पार्टी करेगी। दूसरी बात, जब देश आजाद हुआ था, बात तो वहीं आ गई ना सारी घूम फिर के। आज जितनी जमीन हमारे लोगों के पास है, उतनी जमीन वक्फ बोर्ड, शत्रु संपत्ति और कब्रिस्तान में जमीन है। उन गरीबों के पास कहां से जमीन आवे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया? उनके पास एक हिस्सा जमीन नहीं, एक गज जमीन नहीं है। उन्हें भैंस बांधने की, गाय बांधने की जगह नहीं है। कब्रिस्तान में इतनी जमीन जा रही, यहाँ शमशान घाट की जमीन नहीं है। ये बड़ा अन्याय हो रहा। हम उन देशवासियों के लिए हर तरह से, हर चीज में उनकी हिस्सेदारी निकलेगी, हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए। वो हिस्सेदारी हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी कराने का काम करेगी। और वो हमने योजना बनाई है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, और बनने के बाद में तब हम बताएंगे कि देश की आजादी के बाद अब लगेगा लोगों को कि हम अब आजाद हैं। आज डर और भय, इस सरकार ने अंग्रेजी वाला शासन से भी ज्यादा कठोर शासन बनाने का काम कर दिया। लोगों को डर और भय से जीना पड़ रहा है। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी तीखी प्रक्रिया दारुल उलूम मदरसे को लेकर कही है, और साथ साथ जो सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश प्रदेश में फैलाया जा रहा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया करी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।